किचन से आ रही मसालों की महक और बर्तनों की खनक के बीच 32 साल की अंजलि डाइनिंग टेबल पर लैपटॉप खोले ऑफिस की एक ज़रूरी प्रेजेंटेशन फाइनल कर रही थी। अगले हफ्ते उसकी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए इंटरव्यू थे, जिसके लिए उसने पिछले 5 सालों से दिन रात एक किया था। तभी उसकी सास सुलोचना देवी हाथ में चाय का खाली कप लेकर आई और टेबल पर रखते हुए कड़क आवाज़ में बोली, अंजलि ज़रा अपने ससुर जी की दवाइयाँ ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, और हाँ, इस बार अपने भाई से कह देना कि जो शगुन उसने भेजा है वह थोड़ा ढंग का हो। तुम्हारी ननद की शादी आ रही है। हमारी बिरादरी में नाम भी कोई चीज़ है। अंजलि ने बिना नज़रें स्क्रीन से हटाए शांत स्वर में कहा, मम्मी जी, दवाइयाँ मैंने ऑर्डर कर दी हैं, और रही बात भाई के शगुन की, तो वह अपनी हैसियत के हिसाब से बिल्कुल सही दे रहा है। दिखावे की होड़ में मैं उसे कर्जदार नहीं बना सकती। तभी अंजलि के पति वैभव कमरे से बाहर निकलते हुए बोले, अंजलि, मम्मी सही तो कह रही है। तुम्हारी इतनी बड़ी नौकरी का क्या फ़ायदा अगर हम अपनी बहन की शादी में 4 लोगों के सामने सीना चौड़ा न कर सकें। वैसे भी इस महीने जो तुम्हारा बोनस आने वाला है वह मैंने पापा को देने का वादा किया है। वह शादी के लिए नया केटरर बुक करना चाहते हैं। अंजलि के हाथ की उंगलियां कीबोर्ड पर अचानक रुक गईं। उसने लैपटॉप धीरे से बंद किया, वैभव की तरफ देखा और कहा, वैभव, तुमने मुझे बिना पूछे मेरे 5 साल की कड़ी मेहनत के बोनस का वादा कर दिया। क्या इस घर में मेरी कमाई, मेरी मर्जी और मेरी अनुमति का कोई मोल नहीं है? पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। ससुर अमरनाथ जी ने अपने कमरे से बाहर कदम रखा और अपनी भारी आवाज़ में कहा, बहू, जब से इस घर में आई हो, हर बात में मेरा तेरा करना तुम्हारी आदत बन गई है। वैभव इस घर का बड़ा बेटा है। अगर उसने कोई वादा किया है तो वह पूरे परिवार की इज्जत का सवाल है। क्या तुम्हारी तनख्वाह इस परिवार से बड़ी हो गई? सुलोचना देवी ने तुरंत बहती गंगा में हाथ धोया। अरे छोड़ो जी, आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियों को जब 4 पैसे ज़्यादा मिलने लगते हैं तो पैर ज़मीन पर नहीं रहते। शादी के 7 साल हो गए, आज तक हर महीने की सैलरी का एक एक हिसाब अपने पास रखती है, जैसे हम इसके पैसे खा जाएंगे। अंजलि खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक ठहराव था। वह बोली, मम्मी जी, 7 साल से इस घर का आधा होम लोन, राशन का पूरा खर्च और बच्चों की स्कूल फीस मेरी सैलरी से जाती है। कभी मैंने एक सवाल नहीं किया, लेकिन जब भी मुझे अपने माता पिता की मदद करनी होती है या अपने लिए कुछ सोचना होता है तो मुझे पारिवारिक मर्यादा का पाठ पढ़ाया जाता है। क्यों? वैभव ने झुंझलाते हुए कहा, अंजलि, सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले यह तमाशा बंद करो। चुपचाप बोनस का चेक पापा को दे देना। अंजलि ने सीधे वैभव की आंखों में देखा। बोनस का चेक तो दूर, वैभव, आज के बाद इस घर के किसी भी गैर जरूरी दिखावे में मेरा 1 पैसा नहीं जाएगा। अमरनाथ जी का पुरस्वादी अहंकार इस जवाब से चोटिल हो गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, अगर इस घर के तौर तरीके पसंद नहीं हैं तो अपनी राह देख सकती हो। हमारा बेटा अकेला भी यह घर चला सकता है। हमें तुम्हारी इस घमंडी नौकरी की ज़रूरत नहीं है। वैभव को लगा कि अंजलि हमेशा की तरह समाज और बच्चों के डर से चुप हो जाएगी, लेकिन बांध टूट चुका था। अंजलि ने अपने कमरे में जाकर अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया। वैभव भागते हुए कमरे में आया। यह क्या पागलपन है अंजलि?
तुम घर छोड़कर जा रही हो, लोग क्या कहेंगे? अंजलि ने बैग की जिप बंद करते हुए कहा, लोग वही कहेंगे वैभव जो तुम उन्हें बताओगे, लेकिन सच यह है कि मैं इस घर के लिए सिर्फ एक फाइनेंशियल सपोर्ट बनकर रह गई हूँ, एक इंसान नहीं। जहाँ मेरे वजूद की कोई कीमत नहीं, वहाँ रहने का अब कोई औचित्य नहीं है। सुलोचना देवी ने बाहर से ताना मारा, जाने दो इसे वैभव, 2 दिन मायके में बैठेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। बिना पति के समाज में औरत की क्या औकात होती है, इसे समझ आने दो। अंजलि बाहर आई, अपनी सास के सामने खड़ी हुई और बेहद ठंडे लहजे में बोली, मम्मी जी, समाज में औरत की औकात उसके चरित्र और उसकी आत्मनिर्भरता से होती है, किसी के दिए हुए सरनेम से नहीं। मैं मायके नहीं जा रही, अपनी मेहनत से कमाए हुए फ्लैट में जा रही हूँ, जिसे मैंने अपनी सुरक्षा के लिए बुक किया था। अंजलि के जाने के बाद वैभव और उसके परिवार को लगा कि वह कुछ दिनों में शांत होकर लौट आएगी, लेकिन अंजलि का इरादा चट्टान की तरह पक्का था। उसने अपनी कंपनी का इंटरव्यू पूरे आत्मविश्वास से दिया और उसका सिलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट के पद पर हो गया। इसके साथ ही 1 महीने बाद वैभव के घर कोर्ट का नोटिस पहुंचा। अंजलि ने घरेलू हिंसा और अपने हक के लिए कानूनी रास्ता चुना था। जब पहली सुनवाई हुई तो वैभव के वकील ने दलील दी कि अंजलि एक आज़ाद ख्याल लड़की है जो परिवार को तोड़ना चाहती है, लेकिन अंजलि के वकील ने पिछले 7 सालों के बैंक स्टेटमेंट्स, घर के खर्चों की रसीदें और वैभव के मैसेजेस कोर्ट के सामने रख दिए, जिसमें लगातार पैसों के लिए अंजलि पर मानसिक दबाव बनाया गया था। जज ने बैंक स्टेटमेंट देखकर वैभव से पूछा, मिस्टर वैभव, आपकी पत्नी आपकी कुल आय से ज़्यादा घर के खर्चों में योगदान दे रहे थे, फिर भी उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। क्या एक कामकाजी पत्नी सिर्फ आपके परिवार की वित्तीय ज़रूरतें पूरी करने का जरिया है? वैभव के पास कोई जवाब नहीं था। कोर्ट के इस रुख को देखकर अमरनाथ जी और सुलोचना देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें समझ आ गया कि जिस समाज की दुहाई वे देते थे, वहाँ अब उनकी बदनामी तय थी। जज ने दोनों पक्षों को समझने के बाद वैभव को चेतावनी दी और अंजलि को यह अधिकार दिया कि वह अपनी शर्तों और सुरक्षा के साथ जीवन का फैसला करे। कोर्ट रूम से बाहर निकलकर वैभव अंजलि के पास आया। उसका अहंकार अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने भरे गले से कहा, अंजलि, मुझे माफ़ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारी कमाई को अपना हक समझा, कभी तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी पहचान का सम्मान नहीं किया। मुझे एक मौका दो, मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। अंजलि ने मुस्कुरा कर कहा, वैभव, माफ़ी की बात तब होती जब यह गलती एक बार हुई होती। यह 7 साल का मानसिक शोषण था। मैं तुम्हें बदलने का दावा नहीं करूँगी, लेकिन मैं खुद को और नहीं खो सकती। रिश्ता बराबरी से चलता है, गुलामी से नहीं। अंजलि आगे बढ़ गई। आज उसके कदमों में एक नई उड़ान थी। उसने न सिर्फ अपनी नौकरी और पैसों को बचाया था, बल्कि अपनी उस पहचान को भी वापस पा लिया था जिसे उसने 7 साल पहले कहीं खो दिया था। अंजलि के कोर्ट रूम से बाहर कदम बढ़ाते ही वैभव वहीं ठगा सा खड़ा रह गया। उसके हाथ में अंजलि की यादें और कोर्ट के कागजात थे। घर पहुंचते ही माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा था। सुलोचना देवी, जो हमेशा तानों की बौछार तैयार रखती थी, आज चुप थी।
अमरनाथ जी ने चश्मा उतारकर मेज पर रखा और एक ठंडी सांस ली। समाज में जिस इज्जत का ढोल वे पीटते थे, आज उसकी धज्जियां उड़ चुकी थी। दिन बीतने लगे। घर का खर्च अब पूरी तरह वैभव के कंधों पर आ गया। होम लोन की किस्त, बच्चों की स्कूल फीस और रोज़मर्रा के खर्चों ने वैभव की कमर तोड़ दी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अंजलि इस घर का सिर्फ आधा खर्च नहीं उठा रही थी, बल्कि वह इस घर की रीढ़ की हड्डी थी। एक शाम जब सुलोचना देवी ने फिर से अंजलि की बुराई करनी शुरू की तो वैभव चीख पड़ा, बस कीजिए मम्मी, बहुत हो गया। अंजलि गलत नहीं थी, गलत हम थे। उसने उसे कभी इस घर की बहू या लक्ष्मी माना ही नहीं। हमारे लिए वह सिर्फ एक नोट छापने वाली मशीन थी। आज जब वह मशीन चली गई तो हम सबको अपनी औकात समझ आ रही है। वैभव ने उसी दिन से खुद को बदलने का फैसला किया। उसने अपनी कमाई के गैर जरूरी खर्चों पर लगाम लगाई और खुद घर के कामों में हाथ बटाना शुरू किया। उसने अंजलि को कोई मैसेज या कॉल नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि सिर्फ सॉरी कह देने से 7 साल के घाव नहीं भरते। उसे खुद को साबित करना था। अंजलि ने अपने नए फ्लैट को बेहद खूबसूरती से सजाया था। वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी संभालने के बाद उसका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। अब वह अपनी सैलरी का हिसाब किसी को नहीं देती थी। उसने अपने माता पिता को एक लंबी ट्रिप पर भेजा और अपने भाई की पढ़ाई के लिए एक बड़ा फंड सेट किया। एक दिन ऑफिस के सिलसिले में अंजलि को एक बड़े बिजनेस सेमिनार में जाना पड़ा। वहाँ मुख्य वक्ताओं में अंजलि का भी नाम था। जब अंजलि स्टेज पर महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वतंत्रता पर भाषण दे रही थी, तब ऑडिटोरियम के आखिरी कोने में खड़ा एक शख्स लगातार तालियां बजा रहा था। वह वैभव था। वह अंजलि से मिलने नहीं, बल्कि उसे दूर से देखने और अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने आया था। अंजलि की नज़र वैभव पर पड़ी। उसने देखा कि वैभव पहले से काफ़ी कमज़ोर लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब वह पुराना अहंकार नहीं, बल्कि एक गहरा सम्मान था। 6 महीने का समय पूरा हो चुका था और आज कोर्ट में तलाक की अंतिम सुनवाई थी। दोनों जज के सामने खड़े थे। जज ने अंजलि से पूछा, अंजलि जी, 6 महीने अलग रहने के बाद क्या आपका फैसला बदला है? क्या आप इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहती हैं? अंजलि कुछ बोलती उससे पहले वैभव ने हाथ जोड़कर जज से कहा, माय लॉर्ड, मैं अंजलि पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। इन 6 महीनों में मैंने अपनी माँ की झूठी शान के खिलाफ खड़ा होना सीखा है। मैंने समझा है कि एक पत्नी का सम्मान क्या होता है। मैं अंजलि से आज भी प्यार करता हूँ, लेकिन अब मैं उसके आत्मसम्मान की कीमत पर उसे इस रिश्ते में नहीं बांधूंगा। वह जो भी फैसला लेगी मुझे मंजूर है। वैभव की आंखों में सच्चे आंसू थे। अंजलि ने वैभव की तरफ देखा। वह देख सकती थी कि वैभव का पुरुषवादी अहंकार अब पूरी तरह पिघल चुका था। वह एक बदला हुआ इंसान था। अंजलि ने एक गहरी सांस ली और जज से कहा, माय लॉर्ड, शादी का मतलब आत्मसमर्पण नहीं होता। यह मैंने साबित कर दिया। लेकिन शादी का मतलब सिर्फ ईगो की जंग जीतना भी नहीं होता। अगर वैभव सच में बदल चुके हैं तो मैं तलाक की अर्जी वापस लेती हूँ। पूरे कोर्ट में सन्नाटा खिंच गया। वैभव की आंखों में उम्मीद की चमक दौड़ गई। अंजलि ने
आगे कहा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। हम वैभव के माता पिता के घर वापस नहीं जाएंगे। हम एक नए घर में बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत करेंगे। मेरी कमाई मेरी रहेगी और घर के खर्चों में हम दोनों 50-50% का योगदान देंगे। कोई किसी के पैसों पर हक नहीं जताएगा। वैभव ने तुरंत अंजलि का हाथ थाम लिया और कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है अंजलि। अब उस घर में सिर्फ बराबरी और सम्मान होगा। सुलोचना देवी और अमरनाथ जी जो कोर्ट रूम के बाहर खड़े थे, उन्होंने भी अंजलि के इस कड़े लेकिन फेयर फैसले के आगे अपना सिर झुका लिया। उन्होंने समझ लिया था कि बहू को दबाकर नहीं बल्कि उसे सम्मान देकर ही घर को स्वर्ग बनाया जा सकता है। अंजलि ने कोर्ट रूम से बाहर कदम रखा, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। वैभव उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था। अंजलि ने न सिर्फ अपनी पहचान बचाई थी बल्कि अपने बिखरते हुए परिवार को बराबरी की मजबूत बुनियाद पर फिर से खड़ा कर दिया था। न्यायालय के उस ऐतिहासिक फैसले के बाद अंजलि और वैभव की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। वे सुलोचना देवी के घर से दूर शहर के एक शांत इलाके में शिफ्ट हो गए। यह घर अंजलि और वैभव ने मिलकर किराए पर लिया था, जिसका रेंट और बाकी के खर्चे दोनों अपने अपने अकाउंट से बराबर बांटते थे। शुरुआत के 2 महीने आसान नहीं थे। 7 साल के कड़े अनुभवों की परछाई इतनी जल्दी नहीं मिटती। कभी कभी डिनर टेबल पर सन्नाटा पसर जाता तो कभी वैभव को लगता कि कहीं वह अनजाने में फिर से कोई ऐसी बात न कह दे जिससे अंजलि का आत्मसम्मान आहत हो। लेकिन वैभव अपनी कोशिशों में सच्चा था। एक रविवार की सुबह अंजलि अपने लैपटॉप पर ऑफिस का कुछ काम कर रही थी। तभी वैभव हाथ में चाय के 2 कप लेकर आया। उसने एक कप अंजलि के आगे रखा और चुपचाप सोफे पर बैठकर अपने ऑफिस की फाइलें देखने लगा। अंजलि ने चाय की चुस्की ली और वैभव को देखा। उसने महसूस किया कि पिछले 2 महीनों में वैभव ने कभी उससे उसकी सैलरी, उसके बोनस या उसके खर्चे के बारे में एक सवाल नहीं किया था। यहाँ तक कि जब इस महीने अंजलि की माँ की तबीयत खराब हुई तो वैभव ने खुद आगे बढ़कर अंजलि से कहा, अंजलि, माँ जी के इलाज के लिए अगर तुम्हें कोई बड़ी रकम भेजनी हो तो बिना झिझक भेज देना। यह तुम्हारी मेहनत की कमाई है। तुम्हें किसी से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। अंजलि के दिल पर जमी बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी थी। उसे एहसास हुआ कि वैभव सचमुच अपनी माँ के प्रभाव और अपने पुराने ढर्रे से बाहर निकल चुका था। इधर बड़े घर में सुलोचना देवी और अमरनाथ जी अकेले पड़ गए। घर में काम करने वाली बाई 2 दिन नहीं आती तो सुलोचना देवी की कमर टूट जाती। उन्हें हर पल अंजलि की याद आती, जो ऑफिस का इतना बड़ा काम संभालने के बाद भी घर की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती थी। एक दिन सुलोचना देवी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। वैभव और अंजलि को जैसे ही खबर मिली, दोनों तुरंत अस्पताल पहुँचे। अस्पताल के बेड पर लेटी सुलोचना देवी ने जब अंजलि को अपने सिराहने बैठे देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से अंजलि का हाथ पकड़ा और रूंधे गले से बोली, बहू, मुझे माफ़ कर देना। मैंने अपनी झूठी शान और लालच में आकर अपने ही बेटे का घर उजाड़ दिया था। जब तुम इस घर की आधी ताकत बनी हुई थी तब मैंने तुम्हें सिर्फ एक तिजोरी समझा। आज जब तुम चली गई तो
तो समझ आया कि लक्ष्मी पैसों से नहीं बल्कि बहू के सम्मान से घर में टिकती है। अंजलि ने सुलोचना देवी के आंसू पोंछे और शांत स्वर में कहा, मम्मी जी, पुरानी बातों को अब याद मत कीजिए। मैं आपसे कभी नफरत नहीं करती थी। मैं सिर्फ अपनी उस पहचान को बचाना चाहती थी जिसके लिए मैंने सालों पढ़ाई और मेहनत की। अगर आप आज इस बात को समझ गई तो मेरे मन में कोई कड़वाहट नहीं है। 6 महीने बाद अंजलि की कंपनी की तरफ से एक भव्य एनुअल गाला डिनर का आयोजन गया। अंजलि को उस साल का मोस्ट इंस्पायरिंग लीडर का अवार्ड मिलने वाला था। इस बार अंजलि ने खुद वैभव के साथ साथ सुलोचना देवी और अमरनाथ जी को भी आमंत्रित किया था। जब अंजलि का नाम पुकारा गया तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अंजलि स्टेज पर पहुंची और अवार्ड हाथ में लेकर माइक के सामने खड़ी हुई। उसने अपनी स्पीच में कहा, यह अवार्ड सिर्फ मेरी प्रमोशन सक्सेस का नहीं है, यह अवार्ड मेरी उस हिम्मत का है जिसने मुझे सिखाया कि एक महिला को कभी भी अपनी आत्मनिर्भरता की बलि नहीं देनी चाहिए। और मैं आज अपने पति वैभव का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने अपनी कमियों को स्वीकार किया और मुझे एक पत्नी नहीं बल्कि एक बराबर का पार्टनर माना। नीचे बैठी सुलोचना देवी की आंखों में गर्व के आंसू थे। अमरनाथ जी ने वैभव की पीठ थपथपाई, जैसे कह रहे हों कि आज उनके बेटे ने एक सही और सच्चे पुरुष का फर्ज निभाया है। फंक्शन ख़त्म होने के बाद जब सब बाहर आए तो सुलोचना देवी ने अंजलि से कहा, बहू, क्या अब भी तुम हमसे दूर रहोगी? क्या हमारे पुराने घर को फिर से एक परिवार नहीं बनाओगी? अंजलि ने मुस्कुराकर वैभव की तरफ देखा और फिर अपनी सास से कहा, मम्मी जी, हम उस घर में ज़रूर आएंगे, लेकिन सिर्फ मेहमान बनकर या त्योहार मनाने। हमारा यह छोटा सा अलग घर हमारे रिश्ते की नई बुनियाद है। यहाँ रहकर हम दोनों ने एक दूसरे का सम्मान करना सीखा है। हम अलग रहकर भी एक परिवार हैं, क्योंकि अब हमारे बीच दीवारों की नहीं बल्कि विचारों की कद्र है। वैभव ने अंजलि का हाथ थामा और दोनों अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। रात की ठंडी हवा में आज एक अजीब सा सुकून था। अंजलि ने अपनी शर्तों पर जो जंग शुरू की थी उसका अंत किसी के हारने से नहीं बल्कि पूरे परिवार की सोच के जीतने से हुआ था। अब उसकी पहचान का कोई मोल नहीं लगा सकता था, क्योंकि वह खुद अपनी तकदीर की मालकिन थी। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नई नई स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।